हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड स्वागत है आपका बहुत बहुत अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 1 सितंबर 2021 के करंट अफेयर। लेकिन दोस्तों, नया महीना है, नया मंथ है। हम नई आशा के साथ, नई उम्मीद के साथ जो है वो हम करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ कि आपका एग्जाम जो है वो आने वाले 3-4 महीने के अंदर, जो कि आप कह सकते हो कि बहुत से एग्जाम्स आपके होंगे, तो उसको जरूर क्लियर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम इस मंथ की शुरुआत करेंगे और द बेस्ट इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। और दोस्तों, अफेयर्स क्लाउड की जो आप कह सकते हो वेबसाइट है, उसमें तो आप करंट अफेयर पढ़ते ही हो, लेकिन आपने हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है। और एप्लीकेशन का नाम करियर्स क्लाउड है और आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं उसमें, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है। एक बार आप चेक करें, खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन 90 से 95% आपका वो करंट अफेयर कवर हो जाएगा जो भी आप एग्जाम दोगे, उसमें आपको ये करंट अफेयर मिल जाएगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। और किस तरह से ये करंट अफेयर कवर करेंगे, डेली सेक्शन आपको मिलेगा। डेली में 3 सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज, जो कि आप हर रोज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर होगा जिसमें आपको 3 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर और एक फिर से होगा क्विज, जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर होगा, 4 तरह की पीडीएफ्स देंगे: डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट भी आपको मिलेगा, लेकिन बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे। और पॉकेट पीडीएफ मिलेगी जिसमें 2 लाइन और 3 लाइन में करंट अफेयर होगा, ताकि जल्दी जल्दी में एग्जाम से पहले आप करंट अफेयर को रिवाइज कर सको। और 20 अलग अलग तरह के हम टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो एक ही पीडीएफ से कवर करना चाहते हो, तो इन टॉपिक वाइज पीडीएफ का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 तरह की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे: डिटेल और एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी का, ताकि रिवाइज भी कर सको। और क्विज होगा अपने आप को जांचने के लिए कि बैंकिंग एंड इकोनॉमी का मुझे कितना करंट अफेयर याद रहता है, और ये मंथली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी के साथ अगर जितना भी पास्ट करंट अफेयर है वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो, तो आप एग्जाम पीडीएफ का भी यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसी के साथ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर आप अपने स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम स्टेट करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसकी खासियत है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, ताकि कोई भी आपका एग्जाम हो आप उसको कवर कर सकें, किसी भी तरह का करंट अफेयर नहीं छूटने देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई अलग अलग पैसे चार्ज करके नहीं ले रहे हम आपसे, ये जो है वो आपको सिर्फ मिलेगी एक ही सब्सक्रिप्शन में। सिर्फ आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है। एक बार मेरे कहने से चेक जरूर कर लें, लेना ना लेना आपकी चॉइस है, लेकिन एक बार चेक जरूर करें। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय करें, क्योंकि एक तो प्राइस में डिफरेंस नहीं है 1 साल और 2 साल का, और इसमें आपको करंट अफेयर जो है वो आप कह सकते हो कि आप लंबे समय तक जो है वो इसको देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन और मजबूत कर सकते हो। और इसमें आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा अगर आप ASH10 कोड का यूज करोगे। और इसी के साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी, इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर सकते हैं आज का करंट अफेयर, जो कि नए महीने से शुरुआत करें, फर्स्ट डेट ऑफ द सितंबर 2021, जिसके साथ जो है वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। लेकिन यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जिससे आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो। और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और क्वेश्चन क्या है पहला, कि किसको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये किसको बनाया गया दोस्तों, पंकज कुमार सिंह को जो है वो बनाया गया है। तो इसमें बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो पहले हेड थे, मतलब जो डायरेक्टर जनरल थे, वो राकेश अस्थाना थे। कौन थे, राकेश अस्थाना। लेकिन राकेश अस्थाना जो हैं वो, मतलब आप कह सकते हो उनका टेन्योर खत्म हो गया था, तो आजकल तो वो दिल्ली के कमिश्नर लगाए गए हैं, जो कि अपने आप में उसका केस चल रहा है। लेकिन बाद में क्या किया गया, जब राकेश अस्थाना का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो टेम्परेरी तौर पे आप कह सकते हो एडिशनल चार्ज जो है वो किसको दिया गया था, जो ITBP के हेड थे, मतलब इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस या फोर्स के हेड थे, उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया था। तो ये कौन थे, ये थे हमारे पास SS देसवाल जी। तो SS देसवाल जी का भी अब टाइम पीरियड खत्म हो गया। इसका मतलब एक तो IDPP वाली की पोजीशन भी खाली हो चुकी है, और एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाली भी खाली हो गई। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का किसको लगाया गया, पंकज कुमार सिंह को लगाया गया है। इस तरह से इस न्यूज को याद रखोगे, ताकि आपको पिछला भी जो है वो कवर रहे। तो आप देख सकते हो
रिटायरमेंट हो चुकी है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स या पुलिस के जो डायरेक्टर जनरल है सुरजीत सिंह एसएस देसवाल जी, तो उसके साथ 2 पोजीशंस खाली होगी, एक तो आईटीबीपी की भी खाली होगी और एक जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो उनके पास एडिशनल चार्ज था वो भी खाली हो गया। तो अब ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाली तो फिल होगी, पंकज कुमार सिंह को लगा दिया गया, लेकिन अब उनकी जगह संजय अरोड़ा जी को लगाया गया है आईटीबीपी पे, मतलब इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस या फोर्स की जगह वहां पे न्यू चीफ मतलब उसके डायरेक्टर जनरल कौन लगाया गया, संजय अरोड़ा, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है तमिलनाडु कैडर के, उनको लगाया गया है। और दूसरा एक अपॉइंटमेंट और याद कर लें, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डायरेक्टर जनरल है वो किनको लगाया गया, बालाजी श्रीवास्तव, ये भी एक आईपीएस ऑफिसर हैं और इनको डायरेक्टर जनरल लगाया गया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो संजय अरोड़ा का नाम बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, पंकज कुमार का नाम इंपॉर्टेंटली याद रखना है। बाकी जो अपॉइंटमेंट्स देख रहे हो, डॉक्टर चिंतन वैष्णव इंपॉर्टेंट है, इनको रिसेंटली लगाया गया है डायरेक्टर जनरल किसका, अटल इनोवेशन मिशन का। आदिल जैनुल भाई, इनको लगाया गया है चेयरमैन किसका, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का, जो कि कर्मयोगी मिशन के तहत लगाया गया है। शब्बीर कंदवाल, इनको रिसेंटली लगाया गया बीसीसीआई का एंटी करप्शन चीफ, बीसीसीआई का एंटी करप्शन यूनिट चीफ, तो उसके लिए लगाया गया शब्बीर कंदवाल जी को। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। 6th नोजियल इंटरनेशनल चेस ओपन 2021 किसने जीत लिया? तो पहली बात तो ये चेस से रिलेटेड है और नोजियल एक जगह है कहाँ पे, फ्रांस के अंदर, तो वहाँ पे ये टूर्नामेंट हुआ, 6ठी बार ये टूर्नामेंट हो रहा है और इंडिया के एक प्लेयर इनियन पी ने इसको जीत लिया है। तो याद रखना है इनायन या इनियन पी, इन्होंने जीत लिया इसको और ये आप कह सकते हो ग्रैंड मास्टर थे ऑलरेडी, ये 61st ग्रैंड मास्टर इंडिया के रह चुके हैं, अभी 69 हो चुके हैं। हर्षित जो हैं वो 69th हैं पूना से, ये याद रख सकते हो, और 61st जो हैं वो हमारे पास ये थे और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से, और इन्होंने ये टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया है। टोटल 9 राउंड्स थे और ये पूरे के पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो है एक भी जो है वो राउंड नहीं हारे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखोगे, और ये टूर्नामेंट फ्रांस में हुआ है, ये बात आपने जरूर याद रखनी है। और इसमें एक बॉडी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इस बॉडी के बारे में जरूर जानकारी रखोगे। 1951 में इसको बनाया गया था, संजय कपूर जो है वो इसके हेड थे, आज भी प्रेसिडेंट हैं, इसके हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई है तमिलनाडु के अंदर। लेकिन बाकी जो 3 प्लेयर हैं दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइक वंतिका अग्रवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वुमेन प्लेयर हैं चेस की, इन्होंने रिसेंटली एक ऑनलाइन चैंपियनशिप जीती है चेस टूर्नामेंट, मतलब आप कह सकते हो नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जो है वो इन्होंने जीती है। विश्वनाथन आनंद जो कि वन एंड ओनली बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, लाइक आप कह सकते हो कि फर्स्ट चेस को आगे बढ़ाने वाला बंदा जो इंडिया के अंदर है वो विश्वनाथन आनंद हैं। इन्होंने रिसेंटली एक ट्रॉफी जीती है, स्पार्क्सन ट्रॉफी, ये याद रखोगे, स्पार्क्सन ट्रॉफी ये इन्होंने जीती है। अभिमन्यु मिश्रा, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि ये यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर हैं दोस्तों, यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर, लेकिन ये इंडो अमेरिकन चेस प्लेयर हैं, मतलब ओनली इंडिया के नहीं है, इंडो अमेरिकन चेस प्लेयर हैं, तो इनका डिसेंट जो है वो इंडिया है लेकिन अदरवाइज ये अमेरिका में रहते हैं, अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, और इंडियन का आप फोटो देख सकते हो यहाँ पे ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लंबे समय तक याद रहे। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और इसमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच स्टेट अनाउंस द इनिशिएशन ऑफ द ड्रोन बेस्ड अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट नेम हराबरा? तो यार आपको पता है कि ड्रोन तो क्या होते हैं, जो अनमेंड एरियल व्हीकल्स होते हैं, हवा में आप देखते हो आजकल तो बहुत अलग अलग जगह पे यूज हो रहा है ड्रोन का, तो उसके थ्रू जो है वो जो बीज है वो ऊपर से फेंका जाएगा, मतलब बहुत ही रफ्तार से फेंका जाएगा ताकि वो जमीन के अंदर चला जाए। उससे क्या होगा, वृक्षारोपण होगा, तो उससे हम पेड़ जो एरिया है फॉरेस्ट का वो बढ़ा सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, और इसको नाम दिया गया हरा भरा। तो ये तो है टेक्नोलॉजी। और ये कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया दोस्तों, तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है, स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हो तेलंगाना गवर्नमेंट ने ड्रोन कौन प्रोवाइड करेगा, मरूत ड्रोन नाम की एक कंपनी है जो कि आप कह सकते हो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। तो ये इस तरह के बीज जो है वो ऐसे फेंकेंगे नीचे, ये नीचे जाएंगे धरती के, जब जाएंगे तो ये वृक्षारोपण जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, और इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, हरा भरा। तो इसमें जो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा काम करेगा वो मरूत ड्रोन्स ही करेगा, लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने ये टाई अप किया है इस स्टार्टअप के साथ। और कितना टारगेट रखा गया, 50 लाख पेड़ लगाने हैं दोस्तों, मतलब 5 मिलियन पेड़ जो है वो लगाने हैं 12,000 हेक्टेयर लैंड में, सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तेलंगाना के अंदर, ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। तो इसको हम एक नाम देते हैं, सीड कॉप्टर कह देते हैं इसको, जो ये ड्रोन है इसको सीड कॉप्टर कह देंगे। ये ऊपर से सीड बॉल्स को फेंकेगा, सीड बॉल जो है वो नीचे आके गिरेगी, उसके बाद उससे जो है वो जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें वो बीज चला जाएगा, बीज से जो है वो पेड़ बनेगा, जिससे क्या होगा, हरा भरा तेलंगाना या ग्रीन तेलंगाना का जो मिशन है वो साकार हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल।
और तेलंगाना के बारे में दोस्तों याद रखोगे, चीफ मिनिस्टर जो है वो के चंद्रशेखर राव हैं, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं तामिलिसाई सौंदरराजन। और तामिलिसाई सौंदरराजन ऑलरेडी गवर्नर भी हैं किसकी, पुडुचेरी की। एडिशनल चार्ज जो है उनको दिया गया क्योंकि किरण बेदी जो है वो चली गई थी, तो उसके बाद तामिलिसाई सौंदरराजन को दिया गया। और यहाँ पे आपको मिलेगा मृगावनी नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केबीआर भी मिल जाएगा यहाँ पे, केशु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा। नागार्जुन टाइगर रिजर्व में मिल जाएगा, नागार्जुन टाइगर रिजर्व। कवल टाइगर रिजर्व भी आपको यहीं पे मिलेगा, अमराबाद टाइगर रिजर्व भी यहीं पे मिलेगा। तो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, तेलंगाना में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दो नेवीज की एक्सरसाइज हुई है, इंडिया की और अल्जीरिया की। और दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडियन नेवी और अल्जीरियन नेवी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। अल्जीरिया के साथ पहली बार एक्सरसाइज की जा रही है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है ये बताना है। आंसर बहुत ही सिंपल है, मेडिटेरेनियन सी में हुई है दोस्तों। आंसर क्या होगा, डी होगा। और ये रिसेंटली लास्ट अगस्त में हुई है। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, आईएनएस तबर ने पार्टिसिपेट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईएनएस तबर, क्योंकि ये 4 महीने के टूर पे गया हुआ है आईएनएस तबर। जून में इनका टूर स्टार्ट हुआ था, मतलब डिप्लॉयमेंट की गई थी, और ये सितंबर में वापस आएगा। और जून से सितंबर में ये रास्ते में जाते हुए बहुत सी एक्सरसाइजेज इसने परफॉर्म करनी थी, लाइक रशिया के साथ, फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज परफॉर्म की है। इसके बाद ये रशिया के नेवी इवेंट में पार्टिसिपेट किया इसने, जो वहाँ पे हुआ था। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आईएनएस तबर इस साल। और अल्जीरियन जो नेवी शिप था उसका नाम क्या था, एजार्टजर। किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, एक बार पढ़ लें बस, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि अल्जीरिया की तरफ से ये था और इंडिया की तरफ से आईएनएस तबर था। तो ये जो आईएनएस तबर है ये तीसरा वॉरशिप है तलवर क्लास का। और इंडियन नेवी जो है रशिया के लिए इसको बनाया गया था, मतलब रशिया में इसको बनाया गया था आप कह सकते हो। और मैं पहले ही बता चुका हूँ 4 महीने के टूर पे है, जिसके बाद जो है वो ये अलग अलग तरह की एक्सरसाइज जो है वो रास्ते में परफॉर्म करेगा। अल्जीरिया के बारे में याद रख सकते हो, अल्जीरिया की जो कैपिटल है वो अल्जाइर्स है, अल्जाइर्स। और आप कह सकते हो करेंसी जो है अल्जीरियन दिनार है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच कंट्री सेंट्रल बैंक टाई अप विद द बिट कंपनी और द बिट इंक कंपनी टू लॉन्च इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी ई नायरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी कवर कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कि ई नायरा नाम की क्रिप्टो करेंसी कौन सा देश का सेंट्रल बैंक जो है वो स्टार्ट कर रहा है, कौन सी कंपनी के साथ मिलके, बिट इंक कंपनी के साथ मिलके। बिट इंक जो है वो दोस्तों आप कह सकते हो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। और ये ई नायरा से आपने याद रखना है, एन से ही कंट्री स्टार्ट होगी, नायरा ए आई आपने याद रखना है लास्ट में। ये है हमारे पास नाइजीरिया, क्योंकि नाइजर और नाइजीरिया में कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए नाइजीरिया जो है वो आप जरूर याद रखोगे। तो नाइजीरिया ने बिट कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि ई नायरा डिजिटल करेंसी जो है वो स्टार्ट कर सकें। और ई नायरा जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि वॉलेट की तरह एक्ट करेगा। जो कस्टमर हैं वो अपने अकाउंट में सेव रख सकते हैं इसको बैंक अकाउंट में, ताकि इसको जो है वो फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। मतलब एक तरह से लीगल करेंसी की तरह काम करेगा। और इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी। बहुत से लोग इसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जब इसको लीगल बना दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी, लोग इसका यूज़ करेंगे। और आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आराम से इसको बेच भी सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि फरवरी 2021 में नाइजीरिया एक ऐसा कंट्री था जिन्होंने बैंक्स को ये बैन कर दिया था और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बैन कर दिया था कि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी में डील नहीं करोगे, कोई भी क्रिप्टो करेंसी में डील नहीं करोगे, क्योंकि उसी टाइम पे इनका मोटिव था कि हम अपनी एक डिजिटल करेंसी जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ताकि उसका चलन बढ़े। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में कोई कंट्री इन्वेस्ट करती है, उसके सेंट्रल बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं, फाइनल मतलब उसका पैसा जो है वो कोई और जगह पे जा रहा है, अपनी कंट्री में नहीं रह रहा। तो ये नुकसान हो रहा था। अगर अपनी डिजिटल करेंसी होगी तो पैसा बच जाएगा, अपनी कंट्री में रह जाएगा, तो ये फायदा जो है वो कंट्री को हो जाएगा। और आपने याद रखना है कि मार्च 2021 में दोस्तों, मार्च 2021 में एक बैंक था जिसका नाम था ईस्टर्न कैरेबियन सेंट्रल बैंक। ये ऐसा पूरे वर्ल्ड का पहला सेंट्रल बैंक था जिसने डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, और इस डिजिटल करेंसी का नाम था डी कैश। याद रखना है, ईस्टर्न कैरेबियन सेंट्रल बैंक पूरे वर्ल्ड का ऐसा पहला सेंट्रल बैंक था जिसने डी कैश नाम से एक डिजिटल करेंसी स्टार्ट की थी। और ये भी कौन सी कंपनी के साथ मिलकर स्टार्ट की थी, बिट इंक कंपनी के साथ मिलकर स्टार्ट की थी। तो इस चीज़ों को आपने याद रखना है, जो भी मैंने आपको बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु बिकेम द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट में कवर कर रहे हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट है। पार्ट टाइम मतलब टेम्परेरी चेयरमैन है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, और ये कौन बनाए गए हैं, संजीव चौधरी। तो नाम याद रखेंगे, ए जो है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। और आप यहाँ पे संजीव चौधरी का फोटो देख सकते हो, जो उसको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि इनको आप पार्ट टाइम चेयरमैन जो है वो बना सकते हो। और आपको आईडीएफसी फर्स्ट के एमडी और सीईओ तो पता ही है। एमडी और सीईओ कौन है, वी वैद्यनाथन है।
सुभाष कुमार दोस्तों रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, अप्रैल के महीने में इनको अपॉइंट किया गया था एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। मुखमीत एस बाटिया रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे डायरेक्टर जनरल किसके, एसिक ऑर्गेनाइजेशन के। एसिक का मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स भी आपने साथ में याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जिसने अपने स्पेसक्राफ्ट में जो है वो चींटियों को, एवोकेडोस को, ह्यूमन साइज्ड रोबोट्स को वहां पे भेजा है, कहां पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। और इवन आप क्वेश्चन याद किस तरह से रखोगे यार, आइसक्रीम्स भी भेजी गई हैं, डिलीशियस आइसक्रीम्स भी जो है वो वहाँ पे भेजी गई हैं, और ये भेजी हैं स्पेस एक्स ने दोस्तों। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस टाइम पे 7 एस्ट्रोनॉट्स हैं, 7 वैज्ञानिक हैं वहाँ पे, जो कि वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मतलब एक स्पेस में घर है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट आराम कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और 2024 में इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो चाइना जो है वो अपना बना रहा है। चाइना का 2024 के बाद इसका मतलब चाइना एक ऐसी कंट्री बन जाएगी 2024 के बाद जिसका एक स्पेस स्टेशन होगा और किसी भी कंट्री का स्पेस स्टेशन नहीं होगा, तो मतलब हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा उसके ऊपर। तो स्पेस एक्स है दोस्तों, याद रखना है स्पेस एक्स का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन जिसको भेजा गया, जिसमें चींटियों को, एवोकेडोस को भेजा गया, और टोटल सामान जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 4800 पाउंड्स, मतलब ऑलमोस्ट 2100 किलोग्राम का सामान जो है वो भेजा गया है। उसमें कुछ सामान एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा गया, कुछ फ्रेश फूड भेजा गया उनके खाने के लिए, जिसमें आप कह सकते हो चींटियां, श्रिम्प और प्लांट, ये तो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे भेजे गए हैं, देखते हैं कि क्या इफेक्ट वहाँ पे होता है। और इसमें कुछ कंक्रीट सोलर सेल्स भेजे गए हैं, ये भी रिसर्च मटेरियल के तौर पे भेजे गए हैं, रोबोटिक्स भेजे गए हैं, ये बेसिकली कुछ काम के लिए और साथ में रिसर्च के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे गए हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि एवोकेडोस हो गया, ये खाने के लिए भेजे गए हैं दोस्तों, लेमन्स भी भेजे गए हैं खाने के लिए, आइसक्रीम भी भेजी गई है खाने के लिए। ये बहुत मतलब आप कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग बात है कि आपको याद रहेगा इससे। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में याद रखना है, ये एस्ट्रोनॉट्स का घर है एक। आप जो जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाते हो स्पेसक्राफ्ट के थ्रू, तो वहाँ पे जो है वो ये वहाँ पे आप रह सकते हो, रुक सकते हो। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो अर्थ के आसपास जो है वो चक्कर लगाता रहता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो रिसर्च करनी है अर्थ के आसपास की। और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मेन रोल है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, इसमें रशिया की स्पेस एजेंसी का जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस, और जापान की है जाक्सा। तो इनका मेन रोल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, निर्मला सीतारमन ने माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है कौन सी स्टेट में। अगर आपको पता है कि कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि निर्मला सीतारमन जी 2 दिन के दौरे पे गई हुई हैं, कहाँ पे, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में इन्होंने कल 12 प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए थे, जो कि आपने याद नहीं रखने, त्रिपुरा के स्टूडेंट ने याद रखने हैं। तो आंसर क्या होगा, त्रिपुरा में लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों ये केवल त्रिपुरा स्टेट के लिए नहीं है स्कीम, या ये प्रोजेक्ट जो है वो त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए है, क्योंकि इसमें टोटल 700 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करना है पूरे इंडिया की, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट जो है वो त्रिपुरा के अंदर स्टार्ट किया गया। क्या है ये प्रोजेक्ट, ये एक तो आपने याद रखना है नाबार्ड की और नैप फाउंडेशन की हेल्प से लगाया जा रहा है। नैप फाउंडेशन जो है वो 100% सब्सिडरी एक तरह की एनजीओ है, किसकी, नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। होगा क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर कि कम कीमत की सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन्स लगाई जाएंगी। ये बहुत ही खास बात है कि ऐसी मशीन्स लगाई जाएंगी जो सैनिटरी पैड बनाएंगी जिसकी कीमत बहुत कम होगी, ताकि जो रूरल एरिया के लोग हैं या जो गरीब हैं वो भी सैनिटरी नैपकिन का यूज़ कर सकें और हाइजीन जो है वो मेंटेन रख सकें और स्वच्छता का ध्यान रख सकें। ये 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें जो मेन एम रहेगा वो यही रहेगा कि हाइजीन या स्वच्छता जो है वो रूरल वुमेन जो है वो अपना ध्यान रखें। इसमें सरकार क्या करेगी, सरकार जो है वो एक सैनिटरी मशीन जो है वो प्रोवाइड करेगी, रॉ मटेरियल कम से कम 2 महीने का सरकार जो है वो प्रोवाइड कर रही है, और 50 दिन के वेजेस भी प्रोवाइड करेगी सरकार जो इसके ऊपर काम करेंगे, मतलब जो इसको बनाएंगे, और पैकेजिंग मटेरियल या और एसेसरीज जो चाहिए वो भी, और 5 दिन का ट्रेनिंग का प्रोसेस भी यहाँ पे सरकार प्रोवाइड करे। तो ये सारी चीज़ें एक ही बार में आपको मिल जाएंगी, ताकि आप जो है वो इसका प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सको। ये है दोस्तों ये प्रोजेक्ट, याद रखना है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि त्रिपुरा स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बिप्लब कुमार देव जो है वो इसके चीफ मिनिस्टर, और रिसेंटली इनके गवर्नर चेंज हुए हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। सत्यादेव नारायण आर्य जो कि पहले किसके गवर्नर थे, हरियाणा के, अब जो गवर्नर हैं किसके हैं, त्रिपुरा के। और यहाँ पे 2 नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
हु विल टेक चार्ज एज द इंटरिम चीफ ऑफिसर, मतलब टेम्परेरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाई जाएंगी, और ऑफिसर ऑन द स्पेशल ड्यूटी ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और मैंने ये कह दिया कि लगाई जाएंगी मतलब वो लेडी हैं एक, तो इसका मतलब आर के छिब्बर आंसर नहीं हो सकता, उर्जित पटेल आंसर नहीं हो सकता, तो दो ही आपके पास बचे हैं। तो आंसर क्या है इसका दोस्तों? बी होगा आंसर, कैरोल फुर्तादो। ये याद रखना है। क्या है न्यूज़? न्यूज़ है कि रिसेंटली आपको पता होगा कि नितिन चुग, बहुत बड़ा नाम है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, नितिन चुग, जो कि जीवन स्मॉल फाइनेंस के एमडी भी थे और सीईओ भी थे, इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। लेकिन ये अपने पद से रिजाइन करेंगे तो इनका पद जो है वो खत्म होगा 30 सितंबर 2021 को। मतलब ये जाएंगे कब? 30 सितंबर 2021 को। तो तब तक जो है वो टेम्परेरी तौर पे एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी चाहिए था, तो इसका मतलब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कैरोल फुर्तादो रहेंगी 30 सितंबर 2021 तक। जब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा 30 सितंबर तक, तो नितिन चुग तो चले जाएंगे। तो अब सीईओ का काम कौन करेगा? तो टेम्परेरी सीईओ किसको लगाया गया? कैरोल फुर्तादो। मतलब 1 अक्टूबर से ये क्या काम करना स्टार्ट कर देंगी? ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, उससे पहले 1 महीना क्या रहेंगी? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। और हर दिन का जो कामकाज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगी? कैरोल फुर्तादो होंगी। तो ये नाम आपने जरूर याद रखना है। पिक्चर आप देख लें, कैरोल फुर्तादो, जब से वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है तब से जुड़ी हुई है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, लेकिन कब तक? 30 सितंबर तक, और उसके बाद सीईओ 1 अक्टूबर से। ये आपने याद रख लेना है। और बाकी जो अपॉइंटमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर के छिब्बर आप देख रहे हो, रिसेंटली इनका टाइम पीरियड बढ़ाया गया था चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। उर्जित पटेल जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, इनको एडिशनल डायरेक्टर लगाया गया है। एडिशनल डायरेक्टर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का? बहुत ही फेमस ब्रिटानिया कंपनी का। और साथ ही साथ मल्लिका श्रीनिवासन, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इस लेडी की। चेयरपर्सन लगाई गई हैं किसकी? पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आप कह सकते हो जितने भी पब्लिक एंटरप्राइज हैं उसके जो हेड हैं वो अपॉइंट करने में सबसे बड़ा रोल इसी ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है इन्वेस्टमेंट कम बोरिंग एप्लीकेशन नेम्ड 12% क्लब? तो 12% क्लब का मतलब है जब आप इस कंपनी से पैसा बोरो करोगे, मतलब पैसा जो है वो आप लोगे इस कंपनी से, तो 12% आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। ये है 12% क्लब का मतलब। और ये कंपनी कौन सी है दोस्तों? ये है भारत पे। तो याद रखना है, आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, बोरो कर रहे हो पैसे को, इवन इनसे पैसा लेके आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, तो उसमें 12% पैसा जो है 12% इंटरेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। और 12% इंटरेस्ट जो है वो कंज्यूमर पे करेंगे अपनी सेविंग्स के ऊपर। आप पे कर सकते हो भारत पे के साथ जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उसमें अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप ये पैसा पे करोगे। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, और 3 महीने का टाइम पीरियड इसमें आपको दिया जाएगा, ताकि इस पैसे को यूज करके आप इन्वेस्ट कर सको, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीने का रिस्क जो है वो भारत पे ले सकता है। तो ये भारत पे का कहना है, और 12% क्लब आपके लिए कीवर्ड है। अगला क्वेश्चन आते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? वाई ब्रेक। लेकिन अगर मैं आपको वाई का मतलब बता दूं तो आप आंसर बता दोगे। वाई का मतलब है दोस्तों योगा। तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो बहुत ही सिंपल हो गया। आयुष का मतलब, ए का मतलब आयुर्वेदा, वाई का मतलब योगा एंड न्यूरोपैथी, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब है सिद्धा, और एच का मतलब है होम्योपैथी। और कौन है यूनियन मिनिस्टर? सर्बानंद सोनोवाल जी। सर्बानंद सोनोवाल जी। और सर्बानंद सोनोवाल जी अर्लियर किसके चीफ मिनिस्टर थे? असम के। लेकिन आजकल असम के चीफ मिनिस्टर तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। तो इसका मतलब ये जो है वो यूनियन मिनिस्टर प्रमोट कर दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के। तो आप देख सकते हो वाई ब्रेक मतलब योगा ब्रेक प्रोटोकॉल। और ब्रेक इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको अपने ऑफिस में हो चाहे आप अपने घर में हो, जनरली ऑफिस के लिए लॉन्च किया गया कि 5 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट का योगा देखो इस एप्लीकेशन के ऊपर, 5 मिनट का योगा करो ताकि आप रिलैक्स हो जाओ, रिफ्रेश हो जाओ। तो ये है दोस्तों वाई ब्रेक। तो मोबाइल एप्लीकेशन जो डेवलप की गई है वो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली की तरफ से डेवलप की गई है। और 5 मिनट का योगा प्रोटोकॉल आपने अपने ऑफिस में बनाना है। जो ऑफिस जा रहे हैं जल्दी जल्दी में हैं तो वो आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, मतलब मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वो रिफ्रेश रह सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं इस चीज़ के थ्रू, रीफोकस मतलब कर सकते हैं अपने काम के प्रति, और इम्यूनिटी भी जो है वो इनकी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो योगा को अपनी लाइफ के अंदर डेली प्रैक्टिस करने के लिए इस एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया ताकि हर तरह का जो बंदा है वो योगा जो है वो कर सके। ये मतलब खास ध्यान इसमें रखा गया है। तो याद रखना है सर्बानंद सोनोवाल जी ना तो अभी लोकसभा के मेंबर हैं ना ही वो राज्यसभा के हैं, याद रखना है आपने। तो अगर मेंबर नहीं, आप सोचोगे सर इनको मिनिस्टर कैसे बना दिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है कि अगर
कोई बंदा लोकसभा का मेंबर भी नहीं है, राज्यसभा का भी नहीं है अगर, तो उनको प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बनाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए? 6 महीने के लिए ही। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा राज्यसभा का मेंबर ना बन पाया तो इसका मतलब उसको अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो अब देखते हैं ये लोकसभा का बनेंगे या फिर राज्यसभा का बनेंगे, क्योंकि दोनों का तो बन नहीं सकते, तो इसका मतलब एक का ही बनना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which union territory has signed a pact with the Indian Air Force to re-establish the Air Force Heritage Center in the Union Territory? और ये पूरे इंडिया का पहला हेरिटेज सेंटर होगा इंडियन एयरफोर्स का, ये बात आपने याद रखनी है। फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ पे खोला जा रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये खोला जा रहा है दोस्तों चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इंडियन एयरफोर्स ने पैक्ट किया है कि हम पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर खोलेंगे। एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का मतलब है इसमें एयरफोर्स के बारे में बताया जाएगा, उनके एयरक्राफ्ट के बारे में, उनके हथियार जो हैं, आर्मामेंट्स जो हैं, वीडियो ऑडियो डिस्प्ले करके बताया जाएगा, और भी इंडियन एयरफोर्स के जो पुराने एयर आर्टिफैक्ट्स हैं वो भी दिखाए जाएंगे, मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जो इंडियन एयरफोर्स यूज़ करता है। तो लोगों को जानकारी मिलेगी, मोस्ट एजुकेटिव ये पार्ट हो जाएगा और इंफॉर्मेशन सेंटर हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स के बारे में। कोई भी जानकारी लेनी है यहाँ से मिल जाएगी आपको, इवन देख सकते हो उसको, प्रैक्टिकल नेचर में है तो आप आराम से उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो इसका मतलब जो हमारा यूथ है वो अगर यहाँ पे जाता है और इसको देखता है तो वो मोटिवेट भी हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स को एज ए करियर जो है वो चूज कर सकते हैं, हम अपने नेशन की सेवा कर सकते हैं, और नेशनल इंटीग्रेशन को भी मोटिवेट करेगा। और इसमें एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज लगाई गई है, एक सिमुलेटर लगाया गया है। मतलब आप कह सकते हो कि एक आर्टिफिशियल जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया है जिसको अगर आप देखोगे उसमें आप क्या कर सकते हो, इंडियन एयरक्राफ्ट का जहाज जो है वो चला सकते हो, लेकिन एक्चुअल में नहीं चलाओगे क्योंकि वो तो एक आर्टिफिशियल मशीन है जिसके ऊपर बैठने के बाद आपको ये लगेगा कि आप चला रहे हो, लेकिन अदरवाइज वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस तरह की चीज़ को। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो वहाँ पे फैक्टर लगाया गया ताकि टूरिज्म भी इंक्रीज हो और साथ में इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानकारी भी मिल सके। तो याद रखना है पूरे इंडिया का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर जो है वो गवर्नमेंट की प्रेस बिल्डिंग जो कि चंडीगढ़ में है वहाँ पे लगाया जाएगा। और चंडीगढ़ के जो लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं कहूँगा, एडमिनिस्ट्रेटर कहूँगा, क्योंकि ये स्टेट नहीं है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो आंसर होगा बनवारी लाल पुरोहित जी। याद रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि पंजाब के भी गवर्नर चेंज हो गए हैं, वो भी बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, और चंडीगढ़ के भी साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये कंपलसरी है कि जो पंजाब के गवर्नर होंगे वहीं चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट है। तो पंजाब के जो गवर्नर हैं वो भी बनवारी लाल पुरोहित हैं और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी बनवारी लाल पुरोहित हैं। इससे पहले वीपी सिंह बदनौर थे दोनों पोजीशंस पे। और एक बात और याद रखनी है यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के बारे में, क्योंकि बात हो रही है, जिक्र हो रहा है उसका, तो चीफ कौन है इसके? मार्शल आरकेएस भदौरिया जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी को इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिल गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से? मतलब वो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी अब बेच सकते हैं, और वो कंपनी कौन सी है? फोन पे अब अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को भी बेच सकता है। इससे पहले क्या था? इससे पहले था कि 2020 में फोन पे को जो है वो एक कॉरपोरेट एजेंट लाइसेंस मिल गया था। कॉरपोरेट एजेंट लाइसेंस मतलब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही टाई अप कर सकते हैं एक कैटेगरी के अंदर, लाइक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 3 कंपनीज के साथ ही टाई अप कर सकते हैं। लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है, अब वो 300 से भी ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि कंपनीज के साथ टाई अप कर चुकी है ऑलरेडी, जिसमें वो 300 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर को सभी तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेच सकती हैं। ये इनको ब्रोकिंग लाइसेंस मिल चुका है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है कि फोन पे को एक और अप्रूवल मिल गया है आरबीआई की तरफ से कि वो अकाउंट एग्रीगेटर भी जो है वो बन सकते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर का मतलब है दोस्तों कि लाइक वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये लाइसेंस फोन पे को ए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की आज़ादी देता है, अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की आज़ादी देता है, जिसमें आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शेयर कर सकते हो, जिसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि कस्टमर की कंसेंट लेना जरूरी है। अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, जब डाटा एक्सचेंज करोगे तो इसमें कस्टमर की कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्ड पार्टी कंपनी है तो गवर्नमेंट की तो है नहीं, तो इसका मतलब जो है वो इसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फोन पे का जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली बेंगलुरु है, सीईओ जो है वो समीर निगम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच कंपनी पार्टनर विद ट्रिपल आईटी बेंगलुरु? ट्रिपल आईटी बेंगलुरु का मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ताकि वो साइबर सिक्योरिटी से लेके कुछ प्रोग्राम प्रोवाइड कर सकें।
और ये कंपनी है सिंपली लर्न। सिंपली लर्न दोस्तों इन आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की लीडिंग सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग कंपनी है। मतलब ये सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करती है सिंपली लर्न। अब ये आईआईटी बेंगलुरु, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु, आईआईटी बेंगलुरु नहीं, ये है ट्रिपल आईटी बेंगलुरु और एनपीसीआई के साथ मिलकर एक ऐसा सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जो कि किससे रिलेटेड होगा, साइबर सिक्योरिटी से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ट्रिपल आईटी बेंगलुरु और सिंपली लर्न मिलके इसको चला रहे हैं और कितने महीने का प्रोग्राम होगा, 6 महीने का होगा, जिसमें कैरिकुलम जो है वो ट्रिपल आईटी बेंगलुरु और सिंपली लर्न के द्वारा डिजाइन किया जाएगा। और इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा कि लाइक जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हैं या फाइनेंस डोमेन से जुड़े हुए हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज है लेकिन वो अगर एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, वो और जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्स बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए, क्योंकि इनमें क्लासेस जो हैं वो एक्सपर्ट्स और मास्टर क्लासेस जो हैं वो ट्रिपल आईटी बेंगलुरु फैकल्टी के द्वारा ली जाएंगी और एनपीसीआई के द्वारा भी एक्सपर्ट जो हैं यहाँ पे अपने लेक्चर्स देंगे। और इसमें जो कोर्स है वो इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल जो है वो साइबर सिक्योरिटी की जो चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इवन इसके बाद ट्रिपल आईटी बेंगलुरु और एनपीसीआई आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा जो कि आपको ये प्रमाणता देता है कि आपने ये कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया और आप एक प्रख्यात साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है वो बन चुके हो। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए याद रखना है इस कंपनी के बारे में। और ट्रिपल आईटी मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आप कह सकते हो प्रथम इंस्टीट्यूशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रख सकते हो, 2008 में इसको बनाया गया। करंटली हेड कौन है, दिलीप असबे, दिलीप असबे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली एक नोमैडिक फेस्टिवल जो है वो कौन से रीजन में स्टार्ट किया गया था, रीजन का नाम जो है वो यहाँ पे लिखा है चंगथंग या चैंगथंग, किसी भी तरह से बोल सकते हो। कौन सी स्टेट और यूटी में सेलिब्रेट किया गया है। अगर आपको ये पता है कि चंगथंग एरिया जो कि एक बात के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये पश्मीना वूल बनाते हैं दोस्तों, जिसके शॉल बनते हैं बहुत ही फेमस। तो पश्मीना शॉल्स बनते हैं, बहुत ही आप कह सकते हो गर्म होता है ये और बहुत ही फेमस है। और ये चंगथंग जो है रीजन कहाँ पे है, लद्दाख में। तो इसका मतलब ये नोमैडिक फेस्टिवल, नोमैड्स वो होते हैं दोस्तों जो एक जगह पे नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं अपने पशुओं को जनरली चराने के लिए, तो वो होते हैं नोमैड्स। तो ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट किया गया है। तो आप देख सकते हो आर के माथुर जी जो कि लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस यूटी के, उन्होंने 2 दिन का ये नोमैडिक फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट किया। और ये लद्दाख कल्चर एकेडमी की तरफ से एसोसिएट जो है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से। और ये चंगथंग एरिया को टूरिज्म में भी प्रमोट करेगा और वैसे भी उस एरिया को आगे लेके जाएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ पूरे वर्ल्ड में पश्मीना शॉल के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये देखो आप यहाँ पे शॉल पहना हुआ देख सकते हो, ये पश्मीना के ही हैं सारे के सारे बने हुए। और इसमें एक मोनेस्ट्री है दोस्तों बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, कॉर्जोक फू। कॉर्जोक फू में ये फेस्टिवल जो है वो बेसिकली मनाया गया इस मोनेस्ट्री में। इवन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर के माथुर वो गए भी हैं इस मोनेस्ट्री में और वहाँ पे एक जियो थर्मल प्रोजेक्ट साइट का उद्घाटन भी किया है पूगा वैली के अंदर, जो कि कहाँ पे, लेह लद्दाख में। और आप यहाँ पे एक याद रखोगे हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस फेस्टिवल भी है, हेमिस नेशनल पार्क भी है लद्दाख के अंदर। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना, सिक्किम और कर्नाटका हाई कोर्ट्स। तो 3 हाई कोर्ट्स के टेम्परेरी आप कह सकते हो एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाए गए हैं। स्टेट वाइज स्टूडेंट याद रख सकते हैं, अदरवाइज आपको याद रखने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनवी रमाना जी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने 9 नए जजेस को जो है वो ऑथ दिलाई है, 9 नए जजेस को ऑथ दिलाई है। और वो कौन से जज बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के। और दोस्तों इसमें खास बात क्या है कि 9 जज जब ये ओथ लेंगे तो ऐसा पहली बार, ये ले चुके हैं ऑलरेडी ओथ, तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि 9 जज को इकट्ठा ओथ दिलाया जा रहा है। मतलब एक ही दिन में 9 जजेस जो हैं वो ओथ लेंगे, क्योंकि काफी पोजीशंस खाली पड़ी हुई थी, 10 पोजीशंस खाली पड़ी हुई थी, 9 पोजीशंस फिल कर दी गई हैं और जिसमें से 3 वोमेन भी हैं, 3 औरतें भी हैं जिनको शामिल किया गया है। तो बहुत बड़ी बात है कि औरतों का चलन भी बढ़ रहा है और ये माना जा रहा है कि 2027 में जो है वो एक वोमेन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। तो बहुत बड़ी बात जो है वो हमारे लिए है और गर्व है हमें इन पर। और एक बात और याद रखनी है कि 1956 का जो नंबर ऑफ जजेस एक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जज 31 हो सकते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के। लेकिन 2019 में हमने इसके अंदर एक अमेंडमेंट की, नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2019 में, और ये मैक्सिमम नंबर जो है वो 34 कर दिया, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखना है अब मैक्सिमम जज कितने हो सकते हैं, 34, और इन 9 जजेस को शामिल करने के बाद टोटल स्ट्रेंथ 33 हो गई है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैक्सिमम 34 हो सकती है, लेकिन एक पोजीशन अभी खाली पड़ी हुई है। नेक्स्ट एक आपने और अगर याद रख सकते हो अपॉइंटमेंट तो एक बार इसको देख लें, AM खानविलकर
उनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। AM खान करके याद कर लो या ओनली खान विलकर करके याद कर लो, सिर्फ पढ़ना है इसको, याद मत चाहे न मत रखो। और स्टेट के जब चीफ जस्टिस पॉइंट करने होते हैं तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है दोस्तों, याद रखना है 223 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो हाईकोर्ट के जजेस को ओथ दिलाएंगे। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये तीनों चीजों करके हमें मोटिवेशन जरूर प्रोवाइड करोगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। क्वेश्चन क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये साइन किया है $50 मिलियन का लोन एग्रीमेंट नदन आर्क कैपिटल के साथ, जो कि वुमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देंगी। मतलब आप कह सकते हो कि वुमेन जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकें, वुमेन को फाइनेंस मिल सके ताकि वो कोई काम कर सकें। तो नदन आर्क कैपिटल आप कह सकते हो कि इंडिया की लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इनको जो है वो पैसा दिया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिका ने, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी ने ये 50 मिलियन लोन एग्रीमेंट किया नदन आर्क कैपिटल के साथ। मतलब ये लोन नदन आर्क कैपिटल को देंगे। नदन आर्क कैपिटल आगे जो है वो वुमेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये पैसा देंगी ताकि जो है वो आगे पैसा पहुंचाया जा सके, क्योंकि 40% औरतें इंडिया के अंदर ऐसी हैं, इंडियन फीमेल पॉपुलेशन में, जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिलती। तो ये बहुत बड़ी रेशो है जो इसके अंदर है। तो अगर इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो 368 करोड़ रुपीस का ये लोन जो है वो साइन हुआ है ताकि वुमेन को पैसा पहुंच सके। और जो जेंडर इनक्वलिटी है उसको दूर करना है हमने, इसीलिए ये जो है वो लोन साइन किया गया है। और इसमें हेल्प कौन करेगा, जिका का यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि को फाइनेंस करेगी इसको, मतलब और पैसा जो है वो यहाँ से आएगा। और ये पहली बार हो रहा है कि को फाइनेंस कर रहा है ये कंपनी, USDFC जो है वो पहली बार जो है वो को फाइनेंस कर रहा है किसी प्रोजेक्ट को इंडिया के अंदर। सिर्फ याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो है वो कवर कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त के महीने की जो प्रेसिडेंसी थी 2021 की, वो इंडिया के पास थी, क्योंकि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2021-22 के लिए। इसलिए बाय रोटेशन जो है वो जितनी भी कंट्रीज हैं, लाइक 10 कंट्रीज नॉन परमानेंट मेंबर होती हैं, तो उसकी बारी आती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। जैसे कि जुलाई महीने की किसके पास थी, फ्रांस के पास। और अगस्त महीने की जो इंडिया के पास है। लेकिन याद रखना आज से सितंबर महीने की स्टार्ट हो जाती है, और ये आयरलैंड के पास है। इसके पास है सितंबर महीने की, आयरलैंड के पास है, ये याद रखोगे। मतलब आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया के बाद कौन सी कंट्री बनी है और इंडिया से पहले कौन सी थी। और इसने एक रेजोल्यूशन पास किया इंडिया की प्रेसिडेंटशिप के अंदर, वो अफगानिस्तान से रिलेटेड है। क्या है कि अफगान जो है वो अपनी टेरिटरी के अंदर जो है वो किसी को धमकाएगा नहीं, किसी और कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेगा, टेररिस्ट को ट्रेन नहीं करेगा, टेररिस्ट को अपनी धरती जो यूज़ करने के लिए देगा उनको घर नहीं प्रोवाइड करेगा, और कोई भी फाइनेंस टेररिस्ट को नहीं करेगा। ये अफगानिस्तान को कहा गया है, और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से इंडिया प्रेसिडेंटशिप में कहा गया है। और आपको पता ही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। जब 5 परमानेंट मेंबर्स में वोटिंग हुई इस प्रस्ताव के बारे में तो 3 मान गए, मतलब ये प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया। लेकिन इसमें US था, UK था, फ्रांस था, इन्होंने तो हाँ कर दी, लेकिन रशिया ने और चाइना ने वोटिंग ही नहीं की इसके ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो चिंता का विषय है कि इन दोनों कंट्रीज ने वोटिंग क्यों नहीं की। और UNSC के बारे में याद रखोगे, 1945 में इसको बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और मैं प्रेसिडेंटशिप बता चुका हूं, और यूनाइटेड नेशन की ओनली एक ऐसी बॉडी है जो कि दूसरी कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग लगा सकती है। अदरवाइज सिर्फ एडवाइजरी होती हैं चीज़ें, लेकिन ये बाइंडिंग लगा सकती है, उनके ऊपर सैंक्शन लगा सकती है, अपनी फोर्स का यूज़ कर सकती है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, कोटक महिंद्रा ने 20 करोड़ रुपए के अपने शेयर जो कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर थे वो भारतीय एंटरप्राइज को बेच दिए हैं 294 करोड़ के अंदर। तो 20 करोड़ शेयर का मतलब है 8.57% हिस्सा जो है वो कोटक महिंद्रा के पास था, जो कि उन्होंने एयरटेल पेमेंट बैंक को बेच दिया है। एयरटेल पेमेंट बैंक का जो हिस्सा था वो भारतीय एंटरप्राइज को बेच दिया है। तो इसकी अप्रूवल RBI से मिल चुकी है, तो अब जो है वो ये जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन कोटक महिंद्रा के बारे में याद रखें, कोटक महिंद्रा की स्थापना जो है वो वैसे तो 1985 में की गई थी एज ए फाइनेंस कंपनी, लेकिन इसको बैंक जो है वो 2003 में बनाया गया। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है दोस्तों। और इसकी टैगलाइन के लेट्स मेक मनी सिंपल। मनी जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स इशू है, सारे लोग जो है इसी के पीछे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है लेट्स मेक मनी सिंपल। और उदय कोटक जी MD और CEO हैं। और आप जो है वो एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में भी याद रख सकते हो, देश का पहला पेमेंट बैंक है, 2016 में बेसिकली इसको बनाया गया था। लेकिन इसके MD और CEO अनुब्रता विश्वास हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है, और इसका वैसे स्थापना जो है वो 2010 में की गई थी, लेकिन अदरवाइज 2016 में स्टार्ट हुआ था।
इन्फोसिस जो है वो चौथी इंडिया की कंपनी बन गई है जिसकी 100 बिलियन यूएसडी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है। मतलब इतने ज़्यादा लोग जो है वो इनके साथ जुड़ चुके हैं इन्फोसिस के साथ। 100 बिलियन का पैसा जो है वो इनके साथ लगा हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी हो चुकी है। और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ये चौथी कंपनी और आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर कंपनीज के मामले में ये दूसरी कंपनी है। पहली टीसीएस है, दूसरी इन्फोसिस होगी सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर। अदरवाइज आप चार कंपनीज को अगर देखोगे तो उसमें एचडीएफसी बैंक है, उसमें टीसीएस है, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो कि 100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को छू चुके हैं। क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस पार्टनर विद आईएमसीजी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आईएमसीजी का मतलब है इंडिया मॉर्टगेज गारंटी कॉर्पोरेशन। तो उसने ये होम लोन्स के लिए जो है वो कंपनी के साथ टाई अप किया, क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस। मतलब आप कह सकते हो कि दोनों मिलके जो हैं वो हाउसिंग फाइनेंस करेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और हमारा टारगेट है कि 2022 तक जो है वो हाउसिंग फॉर ऑल, सबको घर जो है वो मिल जाए। तो आपने सिर्फ यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लेना है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेयू ने बिल डेस्क को अक्वायर कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेयू ने बिल डेस्क को अक्वायर कर लिया, 100% अक्वायर कर लिया दोस्तों। बिल डेस्क जो कि आप कह सकते हो इंडिया आइडियाज.com के नाम से है, इंडिया आइडियाज.com के नाम से उसको अक्वायर कर लिया 100%। इसकी डील हुई है 34,000 करोड़ में। और अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा और मे बी नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जो है वो ये पूरी तरह से एक्वायर हो जाएगा। और बिल डेस्क के बारे में याद रख सकते हो, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है, 2000 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट, आईडीबीआई इंटेक इंप्लीमेंट्स इनोवेटिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सोल्यूशन एट एलआईसी। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो हमारे पास है, तो उसमें जो है वो उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सोल्यूशन जो है वो अप्लाई किया है। कौन सी ने, कंपनी ने, आईडीबीआई इंटेक ने। इसका काम क्या होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके, तो उसके लिए जो है वो ये इंप्लीमेंट किया जाएगा जो एलआईसी की ट्रांजेक्शन्स हैं। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। एलआईसी के बारे में याद रख सकते हो, 1956 में इसको बनाया गया था। इसके चेयरमैन एमआर कुमार हैं। चिल्ड्रन लिविंग एज माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज इंक्रीज टू 35.5 मिलियन इन 2020। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट कहती है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि जो दूसरी कंट्री में लोग रह रहे हैं, चाहे वो माइग्रेंट्स रह रहे हैं वहाँ पे जाके बस गए, चाहे वो रेफ्यूजीज हैं जहाँ पे जाके शरण ले ली, तो 35.5 मिलियन जो है वो लोग हो चुके हैं 2020 में। वो कोविड-19 के कारण कह सकते हो, वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट के कारण कह सकते हो। तो मतलब बहुत ज़्यादा रेशो जो है वो इनकी बढ़ रही है। तो वो लोग जो अपनी बर्थ कंट्री या बर्थ सिटीजनशिप से परे किसी और कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पे जाके शरण ली हुई है, वहाँ पे शरण लेना चाहते हैं, तो इतने लोग हैं। मतलब इसमें से भी आप कह सकते हो 13 मिलियन वो लोग हैं जो अभी कहीं ना कहीं जाके शरण लेना चाहते हैं, रेफ्यूजीज बनना चाह रहे हैं वहाँ के, लेकिन अभी जो है वो असेसिबिलिटी नहीं है उनके पास। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो इनको ज़रूर संभालना पड़ेगा। और बहुत बड़ा विषय हो गया, खास करके अफगानिस्तान जैसी जो कंट्रीज़ हैं जिसमें एक्वायरेशन बढ़ रही है। तालिबान ने एक्वायर कर लिया अफगानिस्तान को, तो अब उनके भी यूरोपियन यूनियन में या अलग अलग कंट्रीज़ में लोग जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है वो समस्या भी है, लेकिन ह्यूमैनिटी को अगर देखते हुए हमें उनको आश्रय जो है वो देना भी पड़ेगा। और हेडक्वार्टर दोस्तों आपको पता है यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड का न्यूयॉर्क में है। हेनरीटा फॉरे इसकी हेड है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ 31st ऑफ दिसंबर, नॉट 31st ऑफ अगस्त 2021 का क्या है। 31st ऑफ अगस्त 2021 का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि कौन सी डायनेस्टी ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कि टैक्स फ्री विलेजेस ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट जो भिक्षु होते थे उनको ये प्रदान करना स्टार्ट किया। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि लैंड ग्रांट्स, जो लैंड के ऊपर जो धनराशि नहीं देनी पड़ती थी, लैंड को यूज़ कर सकते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको यूज़ कर सकते थे। ये किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था सतवाहना डायनेस्टी ने। सतवाहन डायनेस्टी ने इसको स्टार्ट किया था। और कई शिलालेख हमें ये भी बताते हैं, कई इंस्क्रिप्शन ये भी बताती हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल इम्यूनिटी जो है वो ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दी जाती थी, मतलब उनको पैसा नहीं देना पड़ता था। और पहले ये ग्रांट्स, मतलब ये जो फायदा होता था वो टेम्परेरी तौर पे दिया जाता था, लेकिन अगर रिलीजियस बेस पे होता था तो ये परमानेंट कर दिया जाता था। और ये हमें एक इंस्क्रिप्शन थी जिसका नाम था नानाघाट इंस्क्रिप्शन, नानाघाट केव इंस्क्रिप्शन, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। किसकी लिखी हुई है? नगानिका की तरफ से लिखी गई है ये। और उसमें ये लिखा हुआ है कि इस तरह से ये पंडितों को या बुद्धिस्ट मॉन्क को जो वैदिक सेक्रीफाइसेस करते थे उनको ये कंसेशन प्रोवाइड करते थे, लेकिन ये परमानेंट के बारे में इसमें कुछ खास नहीं बताया हुआ। लेकिन फिर एक रूलर था सतवाहना का, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पूछा भी था, बहुत से लोगों ने आंसर बताया, गौतमी पुत्र सतकर्णी। फिर उनके टाइम पीरियड पे ये माना जाता है कि उन्होंने ये ग्रांट्स देनी स्टार्ट कर दी थी परमानेंट बेसिस पे। तो ये है सतवाहना डायनेस्टी। क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि यवनिका या फिर जिसको कर्टन या पर्दा कहते हैं, इंडियन थिएटर के अंदर कौन से वंश ने स्टार्ट किया था?
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, और सब बच्चे आंसर देंगे। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर करेंगे यार, ये मोटिवेट जरूर कर दिया करो आप लोग, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके, और बेल बटन को प्रेस कर दे। बेनिफिट है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होता है। और उसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बढ़ाएंगे। और इसी तरह से खुश रहें, क्योंकि खुश रहेंगे आपको देख के कोई और खुश रह रहा है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनेगा। पॉजिटिव इन्वायरमेंट से क्या होगा, आपका जो अंदर से पॉजिटिव एनर्जी है वो बाहर आएगी, एग्जाम अच्छा होगा, तैयारी अच्छी होगी। तो हमेशा खुश रहें। देखो, एक आपकी स्माइल से कितने फायदे हो रहे हैं, तो ये सामने वाले को भी फायदा करेगा, आपको भी करेगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।